हेलो दोस्तों, आप सभी का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन। मैं नीलम कृष्ण दत्त आप सभी का खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं पुनः इस चैनल पर। देखिए, जैसे कि बहुत जल्द हमारे इस उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, अप्रैल में ही होने वाला है 2022 में। तो इससे रिलेटेड एक कुछ वीडियोस या फिर कुछ जानकारी आप लोगों के मध्य लेकर आने की कोशिश इस चैनल द्वारा की गई है। आप लोगों का सहयोग और प्यार हम लोगों को इस प्रकार ही मिलता रहा तो हम बहुत सारी और सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आपके समक्ष लेकर आने वाले हैं, बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। आज के क्रम में यानी आज फिलहाल इस वीडियो के संदर्भ में हम लोग उत्तराखंड पीछे से संबंधित कुछ सवालात को करना चाहते हैं। एक दिवसीय एग्जाम जो फैक्चुअल, बिल्कुल एकदम एकदम फैक्चुअल जानकारी होती है जिन क्वेश्चंस में, उनको करने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। देखिए, पिछली वीडियो, इससे पहले भी एक वीडियो हमने इस चैनल के माध्यम से आपको रिलीज की थी। उसमें जहां तक क्वेश्चन छोड़े थे उसके बाद से ही क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अभी कौन कौन से क्वेश्चन है, बड़ा रिसर्च करके इन क्वेश्चंस को लाया गया है अलग अलग किताबों से। तो देख लेते हैं। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग, जो एक बहुत प्रसिद्ध यात्री भी रहे हैं और जिनका भारत में कई जगह उल्लेख भी मिलता है, ने उत्तराखंड की यात्रा की। ठीक है, इस राज्य को उन्होंने क्या कहा? इस राज्य को उन्होंने डायरेक्टली क्या कहा? उन्होंने पो ली ही मो पुली, यानी ये पाली भाषा में उन्होंने कुछ कहा इस बात को। बाद में इसका बाद में जो इसका अर्थ निकाला गया, उन्होंने ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर के रूप में निकाला गया। ठीक है, आगे चल लेते हैं। वेन सांग ने हरिद्वार को क्या कहा? ये भी किसी भाषा में कहा गया होगा, लेकिन इसका अर्थ जो था वो मयूरपुर निकला। पहला, उत्तराखंड को उन्होंने ब्रह्मपुर कहा, और अगर हरिद्वार की बात आ जाती है तो मयूरपुर के रूप से, के नाम से समझा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि आदिगुरु शंकराचार्य को किसके शासनकाल में पदार्पण हुआ, यानी आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में कब आए, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। आयोग इस प्रश्न को यहां से उठा सकता है। तो किसके शासनकाल में आए? कार्तिकेयपुर शासकों के काल में, यानी कार्तिकेयपुर जो शासक हुए करते थे उनके काल में आदिगुरु शंकराचार्य जी आए। ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां से। आगे देख लेते हैं। किस शासक ने के शासनकाल में रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू हुआ? ये चंद वंश के एक राजा हुआ थे जिनका नाम था इंद्र। तो इंद्रचंद के काल में ये है रेशम का उत्पादन शुरू हुआ। आगे की बात कर लेते हैं। हालांकि इनसे रिलेटेड कोई सन नहीं पूछता, कोई ईयर नहीं पूछता डायरेक्टली, सिर्फ राजाओं के नाम ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब आगे डिस्कशन कर लेते हैं। दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने किस चंद राजा को, किस चंद राजा को, देखो ये चंद राजा यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है, यानी चंद वंश था पूरा का पूरा। जाहिर सी बात है, चंद वंश के राजा को गरुड़ की उपाधि प्रदान की। किस सुल्तान को? दिल्ली सुल्तान ने चंद राजा को गरुड़ की उपाधि प्रदान की। तो ये चंद ज्ञान चंद को दी। पहले जिसने रेशम का उत्पादन शुरू किया था वो था इंद्रचंद। अब ये दिल्ली सुल्तान ने जिसको इसकी गरुड़ की उपाधि प्रदान की, ये है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद साहब को दी है। इसके अलावा सम्राट अकबर के समकालीन, ये अच्छा प्रश्न बन सकता है, सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक कौन थे? यानी पहली तो बात यह है, जब सम्राट अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1505 से लेकर और 1600, सॉरी 1565 से लेकर, 55 से लेकर और 1650 तक, 1605 तक ये शासनकाल रहा है। इनके समकालीन परमार शासक, पहले तो ये पूछ लेगा शासक कौन थे, तो पहले ये पता होना चाहिए कि ये परमार शासक ही थे। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कौन से शासक थे? 42वें शासक थे, उनका नाम क्या था? सहजपाल। इस प्रकार हम लोग तरीके से दो तीन क्वेश्चंस को यहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। अकबर समकालीन कौन था? परमार शासक थे। और कौन से शासक थे? सहजपाल। इस प्रकार इन प्रश्नों का, इस पर ये प्रश्न निकल का सकते। अब आगे देख लेते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि किस परमार शासक के दरबार में अकबर की तरह ही नवरत्न विराजते थे? अकबर की तरह ही नवरत्न विराजते थे। तो ये फतेह शाह, फतेह शाह के दरबार में उनकी तरह ही, उनके जैसे ही नवरत्न विराजते थे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल ये बनता है कि टिहरी रियासत को छोड़कर, अगर हम देख लें यहाँ पर, टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को
अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया, यानी इसको आगरा वगैरह और इसके साथ में उसको बहुत सारी रियासतों में और मिला दिया, आगरा में मिला दिया और इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी प्रांत में इसको ऐड कर दिया, बना दिया। और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर कौन बना? इस क्षेत्र में सबसे पहला जो कमिश्नर बना वो कर्नल गार्डनर को बनाया गया। और ये कब की घटना है? ये घटना है 1815 की घटना। इस चीज का भी आप ध्यान रखें, 1815 के दौरान टिहरी रियासत को संपूर्ण उत्तराखंड में अंग्रेजों ने टिहरी को छोड़ दिया था, उसमें उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया। वहां पर कर्नल गार्डनर को इसका वो बना दिया गया था, हेड बना दिया गया था, कमिश्नर बना दिया गया। और ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ब्रिटिश जो उत्तराखंड है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का कब अंग बना? आगरा और अवध का कब अंग बना? तो ये 1912 में अंग बना। सीधे तौर पर 1912 में इसको आगरा और अवध का अंग बना दिया गया था, उत्तरांचल को, प्रांत का। इसके अलावा अगर हम देखें राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन, यानी स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो 1857 की क्रांति के दौरान, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है, 1857 की क्रांति के दौरान एक क्रांतिवीर नामक संगठन बना। क्या नाम था इसका? क्रांतिवीर। अच्छा नाम है बड़ा, क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया गया। और पहली तो बात यह कि इसने जब संगठन बनाया तो इसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया। तो ये बनाया किसने था? ये कालू सिंह मेहरा ने बनाया था। कालू सिंह मेहरा के द्वारा यह संगठन बनाया गया था और उन्होंने 1857 की क्रांति में जो क्रांतिवीर नामक संगठन है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। कई सारी बलिदान भी दिए होंगे इसमें। आगे देख लेते हैं। राज्य की जो भाषा है यानी कुमाऊनी जो भाषा है, इसका प्रथम अखबार का प्रकाशन कब और कहां हुआ? ये बड़ा अच्छा प्रश्न बन रहा है। इसका प्रकाशन 1871 में अल्मोड़ा में हुआ। किसके द्वारा हुआ? बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा इसका संपादन हुआ। और ये एक डिबेटिंग क्लब था, यहाँ पर लोग आकर बैठते थे, आपस में डिबेट करते थे विभिन्न मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर। तो ये एक डिबेटिंग क्लब भी था। इस प्रकार हम देखें तो इसमें कई सारे प्रश्नों का यहाँ से उल्लेखन हो सकता है, कई सारे प्रश्न आयोग उठा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? तो कब की, किसने की, इसके बारे में जान लेते हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब? 1903 में डायरेक्टली इसकी स्थापना की गई। राजनीति, अभी इसकी स्थापना क्यों की गई हैप्पी क्लब? क्योंकि राजनीतिक चेतना का जो विस्तार करना था समाज में, सोसाइटी में, इसकी वजह से अंग्रेजों के बारे में बताया जाए, अंग्रेजों के की जो नीतियां हैं उनके बारे में बताया जाए, और ये बताया जाए कि जो घटनाक्रम चल रहा है लगातार समाज में, सोसाइटी में, अंग्रेजों के द्वारा और भारतीयों के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं उनके विरोध जताने के लिए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हैप्पी क्लब की स्थापना की गई। बेसिकली यहाँ पर एक डिबेटिंग क्लब भी इसको शुरुआत के रूप में इसको शुरुआत किया गया था। फिर बाद में जाके पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 1903 में इसको फुल फ्लैज के रूप में, हैप्पी क्लब के रूप में स्थापना की। आगे देख लेते हैं। अब राज्य में होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की? ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। अब पहले तो देखते हैं कि भारत में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? तिलक साहब ने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा इनकी स्थापना की गई। इससे पहले ये स्कॉटलैंड में बड़ा प्रसिद्ध था। 1807 के आसपास, 1822 के आसपास स्कॉटलैंड से चला, फिर भारत में आया। भारत में जो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा ये प्रक्रम चलाया गया, तो इससे ही बड़ा फेमस हुआ। होम रूलिंग का मतलब होता है हम अपना स्वशासन खुद चाहते हैं, हमें ब्रिटिशर या किसी बाहर के आए हुए लोगों के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए होता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा खुद का शासन हो, हमारे लोगों के द्वारा शासन हो, हमारे लिए शासन हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें। तो राज्य में कब लागू हुआ? तो राज्य में जब लागू हुआ तो इसके लागू करने वाले जो लोग थे
वो लोग विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल व हेमचंद साहब, तीन चार लोगों ने ये स्टेट में ये शुरू किया। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि ने शुरुआत की इस चीज की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन बना और इसको बड़ी प्रसिद्धि मिली, इसको बड़ी प्रसिद्धि मिली राज्य में। अब देख लेते हैं कि अगर हम देखें अगले क्वेश्चंस के बारे में, तो युगवाणी ये एक बहुत प्रचलित समाचार पत्र था। युगवाणी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, या हम कह सकते हैं ये कब प्रसारित हुआ? तो भगवती प्रसाद के द्वारा 1941 में 1941 में इसका प्रसारण किया गया। और इसका प्रसारण कहाँ किया गया? देहरादून में इसका प्रकाशन किया गया। तो ये एक प्रश्न बन सकता है यहाँ की युगवाणी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके अलावा देख लेते हैं, कि डोला पालकी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहां से ही पूछा जा सकता है कि डोला पालकी आंदोलन क्या है। डोला पालकी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? बेसिकली डोला पालकी आंदोलन एक शिल्पकारों द्वारा चला गया। शिल्पकार मतलब वो लोग जो दलित थे और स्वर्ण जातियों में होने वाली शादी में जब दुल्हन को लेकर जाते थे तो उस दौरान वो दुल्हन की हार उठाते थे या उसकी पालकी को उठाते थे, लेकिन स्वर्णों द्वारा यानी उच्च वर्ग द्वारा उनका बहिष्कार कर दिया गया किसी बात को लेकर या किसी चीज को लेकर। तो अब उनको उनको इस सामाजिक सम्मान में बड़ी बात बहुत खतरनाक जची। ये तो हमारा अपमान भी किया जा रहा है, हमारा तिरस्कार किया जा रहा है, हमें पूर्ण रूप से बहिष्कार भी किया जा रहा है। इस चीज को कैसे सुधारा जाए या इस चीज को कैसे बदला लिया जाए? उन्होंने जब किसी स्वर्ण की या किसी भी बिरादरी से या किसी भी जाति से लोग दुल्हन को लेकर जाते थे तो उनकी दुल्हन को या उनकी पालकी को रोक दिया जाता था और उनको पैदल चलने के लिए कहा जाता। तो ये स्वर्णों को बहुत ज्यादा अपमान दिखाई दिया इस चीज को लेकर। जब स्वर्णों को अपमान दिखाई दिया तो ये विवाद बढ़ता चला गया और इसमें ये हिंसात्मक रूप से भी फैल गया था उत्तराखंड में, डोला पालकी वाला। तो डोला पालकी आंदोलन हिंसात्मक रूप से भी फैला और इसका कारण सिर्फ सामाजिक समरसता का अभाव और इसके अलावा दोनों जो समुदाय थे या बहुत सारे समुदाय जो थे उनके आपस में वैमनस्य थे। हालांकि फिर बाद में बहुत सारे जो समाज के उच्च वर्ग थे उनके द्वारा इसको समझाया सुलझाया गया। और इसमें मुख्य लीडर कौन आते हैं? हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि डोला पालकी आंदोलन किन से संबंधित है, तो ये दलितों से संबंधित है। तो इसमें जो मुख्य लीडर्स के नाम आते हैं, सबसे पहला आता है जयानंद भारती और बलदेव आर्य। ये मुख्य नाम आते हैं, हालांकि नाम कभी पूछे नहीं जाते, तो ये एक मुख्य बात है इससे संबंधित। अब इससे संबंधित और कुछ जानकारी मैं आपको इससे संबंधित जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी अगली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप इस वीडियो को, उत्तराखंड की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको लगता है तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और हम लोगों को यूं ही सपोर्ट करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाकर बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।